Good evening, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for the students of English literature of 5th semester, and today we are going to start the age of transition. एज ऑफ ट्रांजिशन जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहला तो ऑगस्टन एज और दूसरा रोमांटिक एज। ऑगस्टन एज जो आप पहले पढ़ चुके हो और इसका आपका एग्ज़ाम भी लिया जा चुका है, वो एज थी क्या? रीज़न की, लॉजिक की, इमिटेशन ऑफ द ग्रीक्स, इमिटेशन ऑफ द ओल्ड एंड एंशियंट्स, ठीक है, सेटायर की, खास करके पोइट्री में, तो उसकी एज थी वो। उसमें फीलिंग्स पे, नेचर पे, इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा गौर नहीं किया जाता था। और अगर उसकी लैंग्वेज की बात की जाए, इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, द एज ऑफ ऑगस्टन एज, तो दैट वाज वेरी पॉम्प, ठीक है। उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जो है वो उसकी लैंग्वेज लग सके। और उसमें क्या किया जाता था कि बहुत सारा सेटायर भी लिखा जाता, तंज जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये चीज़ें हम जानते हैं। उसके बाद भी जो रोमांटिक आ जाता है, रोमांटिक में हम जब पहुंचते हैं द एज ऑफ रोमांटिसिज्म जिसमें आता है, जिसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अगस्टन एज की रिएक्शन में ये रोमांटिसिज्म जो है पैदा होता है, ठीक है, अगस्टन वैल्यूज़ की रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो रोमांटिसिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हर चीज़ लॉजिक और रीज़न पे नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें नेचुरल भी होती हैं। और अब जो है पहले चाइल्ड पे जो है वो इतना फोकस नहीं किया जाता था, अब चाइल्ड पे फोकस किया जा रहा है, अब नेचर पे फोकस किया जा रहा है, अब लैंग्वेज जो है वो सीधी सादी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तंज और मज़ा जो है वो उतना नहीं है, तंज का उतना, सेटायर का उतना इस्तेमाल नहीं है। अब पोइम्स लाइक डैफोडिल्स, यानी नेचर पे जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी वो, ठीक है, या क्रिस्टाबेल लिखी है कॉलरिज ने, ऐसी पोइम्स के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। और ये टाइम जो है वो अगस्टन एज से बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगस्टन एज और रोमांटिक एज के बीच में जो एक पुल है, जो एक ब्रिज है, उस ब्रिज को हम बोलते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कोई चेंज होना। तो वो जो चेंज है, यानी एक से कोई चीज़ तीन बनी, तो जो वो बीच का दो है, क्योंकि वो दो से होके तीन बनी ना, तो डैट इज़ अ ट्रांजिशन। तो वो एज जो कि अगस्टन एज और रोमांटिक एज के बीच में एक पुल का, एक ब्रिज का काम करती है, उसका नाम है एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, और यही वो चीज़ें हैं जो हम प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म में पढ़ते हैं। यानी प्रिकर्सर्स का मतलब हो गया, मतलब जो बीज डाले गए रोमांटिसिज्म के, रोमांटिक एज के, वो कब डाले गए? यही वो ट्रांजिशन पॉइंट, ट्रांजिशनल टाइम है और ट्रांजिशनल एज है। The romantic movement in English literature of the early 19th century has its roots in 18th century poetry, the Gothic novel, and the novel of sensibility. कहते हैं कि जो रोमांटिक मोमेंट, जो क्योंकि एक मोमेंट चली ना, एक तहरीक चली है कि नहीं, हम अगस्टन वैल्यूज़ को अब नहीं मानेंगे, अब हम उस पर नहीं चलेंगे, नहीं लिखेंगे, हम जो है भारी भरकम फालतू के अल्फाज, झूठे अल्फाज, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसकी जो जड़ें हैं, इसके जो बीज हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 18th सेंचुरी पोइट्री, खास करके 1760 के बाद लिखी जाने वाली जो पोइट्री है उस पर, साथ ही साथ गॉथिक नावल पे। गॉथिक नावल क्या होता है? ऐसा नावल जिसमें हॉरर, भूत वगैरह ये चीज़ें जो हैं इनका इस्तेमाल किया गया, लाइक फ्रैंकनस्टाइन वगैरह ऐसे नॉवेल्स लिखे गए। और इनमें अब क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कूल है इस ट्रांजिशनल टाइम में, वो है ग्रेवयार्ड पोइट्स का। दिस इंक्लूड्स द ग्रेवयार्ड पोइट्स फ्रॉम द 1740s and later, whose works are characterized by gloomy meditations on mortality. To this was added by later practitioners a feeling for the sublime and uncanny, and an interest in ancient English poetic forms and folk poetry.
अब इनमें जो पोइट्स थे खास करके ग्रेवयार्ड पोइट्स को ग्रेवयार्ड पोइट्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो थॉमस ग्रे की जो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड है उसके बाद से ही स्टार्ट हुए हैं। और थॉमस ग्रे ने क्या किया था कि एक कब्रिस्तान जो है उसके पास खड़े होके मतलब वहाँ उन्होंने ये पोइम सोची थी या बाद में लिखी थी, और वो थी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। एक एलिजी, एक दुख वाली नज़म जो है, एक मरसिया समझ लो, ये लिखा गया कब, एक सॉर्ट ऑफ जो है वो दुखी नज़म कहाँ लिखी, एक चर्च यार्ड में, यानी एक कब्रिस्तान में। किसके? एक कंट्री का मतलब गांव के, मतलब गांव, यहाँ पे कंट्री का मतलब गांव है। इसी जो स्कूल था इसमें हमारे पास और सारे लोग भी आ जाते हैं। एडवर्ड यंग आ जाता है, जिनकी द कंप्लेंट और नाइट थॉट्स, ठीक है, ऑन लाइफ डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, और भी काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। अब इन पोइट्स की एक ख़ास बात ये थी, चाहे वो ग्रेवयार्ड पोइट्स से ताल्लुक़ रखते हों, स्कूल से ताल्लुक़ रखते हों या ना रखते हों, उनकी एक खासियत थी कि वो ज़्यादातर ज़िंदगी मौत ये क्या है इनके बारे में जो है वो गौर व फिक्र करते थे, सोचते थे। मोर्टैलिटी क्या है, यानी इंसान मर जाता है, इंसान अमर नहीं है ना, इंसान को मरना है एक दिन। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करते थे। जैसे कि आपने देखा एडवर्ड यंग ने लिखा द कंप्लेंट और नाइट थॉट्स ऑन लाइफ डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, ठीक है। तो इमॉर्टैलिटी का यहाँ पे जिक्र आ गया, लाइफ का भी आ गया, डेथ का भी आ गया। इमॉर्टैलिटी हो गया अमर रहना, ठीक है। उसी के साथ साथ कुछ और प्रिकर्सर्स भी थे, कुछ और ऐसे राइटर्स एंड पोइट्स भी थे जिन्होंने जो है अगस्टन वैल्यूज़ को छोड़ना शुरू कर दिया और आस्ता आस्ता रोमांटिक एज की जो रास्ता था, रोमांटिसिस्ट का जो रास्ता था, उसको हमवार किया, उसको तैयार किया, ठीक है। अब इसमें इस टाइम पे ना, अच्छा, एक ट्रेंड चल गया था कि सबलाइम और अनकैनी का, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं खास करके इंग्लिश पोइट्री में ही। गस्टन वाले एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स को देखते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इंग्लिश पोइटिक फॉर्म जो थी, पुरानी फोक पोइट्री थी, फोक सॉन्ग्स थे, उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा गौर किया, और सबलाइम और अनकैनी के ऊपर भी इन्होंने ज़्यादा गौर दिया। अदर प्रिकर्सर्स आर जेम्स थॉमसन एंड द जेम्स मैकफरसन। कुछ और राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, जिनका नाम है जेम्स थॉमसन एंड जेम्स मैकफरसन। James Macpherson was the first Scottish poet to gain an international reputation with his claim to have found poetry written by the ancient bard Ossian. जेम्स मैकफरसन वो पोइट थे, पहले स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले पहले ऐसे शायर थे जिनको इंटरनेशनल फेम मिली थी, यानी पूरी दुनिया में उनका नाम चल गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो है वो क्लेम किया था कि पुराने जो एक पोइट थे ओशियन नाम के, स्कॉटिश जो पोइट थे, उनकी पोइट्री को इन्होंने ढूंढ लिया। अब इस एज में सेंटिमेंटल नॉवल भी आ जाता है, या नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी भी आ रहा है, ठीक है। द सेंटिमेंटल नॉवल और नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ जॉनर विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. It celebrates the emotional and intellectual concepts of sentimentalism and sensibility. Sentimentalism, which is to be distinguished from sensibility, was a fashion in both poetry and prose fiction which began in the 18th century in reaction to the rationalism of the Augustan age. अब एक और रिएक्शन यहाँ पे आ गई कि अगस्टन एज में रेशनलिज्म पे बड़ा जोर था कि हर चीज़ रेशनल, सोचो जी, साइंस में भी रेशनैलिटी आ गई ना, कि हाँ जी अगर हवा चलती है तो क्यों चलती है, इसके पीछे रेशनैलिटी क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कश्ती जो है वो चल रही है, ये सारी चीज़ें, ये फार्मूलाज, ये सारे इन चीज़ों पे गौर व फिक्र हो रहा था अगस्टन एज पे। उसी की बिल्कुल बरअक्स और उसके रिएक्शन में जो चीज़ पैदा हुई वो थी सेंटिमेंटलिज्म। उसका ये कहना था कि हर चीज़ जो है वो सेंटीमेंट से देखनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ मतलब रेशनैलिटी को हर जगह जो है, लॉजिक को हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी से पैदा होता है नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी या द सेंटिमेंटल नॉवल, ठीक है। इसमें सेंसिबिलिटी भी आ जाती है नॉवेल्स में, ठीक है, सेंसिस, और सेंटिमेंटल भी हैं। सेंटिमेंटल का मतलब हो गया जज्बाती भी हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं हमारे बहुत बड़े और वन ऑफ द फर्स्ट नॉवल राइटर्स आ जाते हैं हमारे साहब सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन ने पैमला, द वर्च्यू रिवॉर्डेड और काफ़ी सारे ऐसे जो हैं वो नॉवल लिखे। पैमला उनका जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ क्योंकि उसमें जो है उन्होंने वर्च्यू पे, यानी जो
इन मतलब खास करके औरत की एक इज़्ज़त है, एक ऑनर है, उसको उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उससे उसको क्या मिलता है, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने गौर फिक्र किया है। ये लेटर्स के थ्रू ये नावल पूरा मतलब एपिस्टोलेटरी जो है वो नावल इसको कहा जाता है, उसके थ्रू ये नावल चलाया है इन्होंने। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ का विकार ऑफ द वेकफील्ड, लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्टम शैंडी। अच्छा, ट्रिस्टम शैंडी जो है वो अपने दौर का एक बिल्कुल अलग थलग और लाजवाब जो है एक नावल था, जो कि उस वक्त नावल के जॉनर में फिट ही नहीं हो रहा था। यानी नावल क्या होता है? नावल होता है कि भाई एक पहले स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग के बाद मतलब कोई एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट से क्या होता है कि मतलब कोई ऐसा वाक़या होता है कि जिससे आगे का फ्यूचर जो है वो तय हो जाता है। मान लो क्या हो गया जी, स्टार्ट होता है नावल कैसे कि एक बच्चा मतलब पैदा हुआ किसी माँ को, और वहाँ से उसको जो है वो बच्चे को उठा के रात को चोर ले गया, ठीक है। अब वो चोर जो है वो उस बच्चे को लेके जाके पालेगा। तो ये ऐसी स्टार्टिंग सब समझ लो ऐसी होती थी, फिर मिडिल आता था, फिर एंड आता था कि लास्ट में एंड क्या होगा, एंड ये होगा हैप्पी एंडिंग हो जाएगी कि वो बच्चा जो है अपनी माँ के पास दोबारा बड़ा होके आ जाएगा। लेकिन ट्रिस्टम शैंडी ने क्या क्या किया, लॉरेंस स्टर्न जो इनके राइटर थे उन्होंने ट्रिस्टम शैंडी में ये किया कि इन्होंने एंड पहले लिखा, बीच में कहीं जो है वो स्टार डाल दिया, फिर जो है वो मिडिल ले आए, इस तरह करके इन्होंने तोड़ मोड़ के रख दिया पूरे नावल के उसको। लेकिन आज भी इस ट्रिस्टम शैंडी को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हेनरी मैकेंजी का तो मैन ऑफ फीलिंग, इसमें सेंटीमेंट्स भी थे, फिलॉसफी भी थी, मैन ऑफ फीलिंग की, ठीक है। इंसान के ऊपर काफ़ी जो है वो जोर जो है वो यहाँ दिया जा रहा था। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे राइटर्स पे, फिलोसफर्स पे जो है वो काफ़ी सारे मतलब फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस था इस टाइम इंग्लिश राइटर्स के ऊपर, क्योंकि ये उनको पढ़ते थे, जैसे कि जर्मन के गोथे हैं, शिलर हैं, ठीक है, या स्केलेगल है। तो इनको पढ़ के या रोशियो को पढ़ के या एडमंड रोशियो को पढ़ के इन जो राइटर्स थे, इंग्लिश राइटर्स थे, इन्होंने भी अपनी एक फिलॉसफी बना ली थी। और इसी का नतीजा हुआ हमारे पास ये जो एडमंड बर्के हैं, इनकी अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ सबलाइम इन द ब्यूटीफुल, ये लिखी गई, ठीक है। इन्होंने पूरा उसमें लिखा है कि हमारे जहन में कैसे आइडिया आते हैं, सबलाइम क्या है, हमारे जहन किस चीज़ को सबलाइम मानता है, किस चीज़ को ब्यूटीफुल मानता है, इन चीज़ों पे। उसके साथ फिर साथ में जो मैंने हम शुरू में बात की थी कि इसमें जो है वो नावल आगे कौन से, गोथिक नावल। तो गोथिक नावल में सबसे पहला जो है वो माना जाता है, इसका जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हैं हॉरेस वालपोल, और उनका नावल था द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो। तो इसमें वही एक वैम्पायर वाली स्टोरी है कि एक वैम्पायर होता है, वो जो है वो लोगों का खून चूसता है, जिसको वो बाइट करता है तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। वो एक विला में रहता है, बड़े बड़े से एक घर में, एक विला में रहता है, ठीक है। तो वहाँ से गोथिक फिक्शन का जो है वो स्टार्ट सारा हो गया, ठीक है। और आस्ता आस्ता क्या हुआ कि ये चीज़ें जाके पहुँच गई किसमें, रोमांटिसिज्म में। तो कुल मिला के ये बात है कि एज ऑफ ट्रांजिशन क्या है, एक ब्रिज है किसके बीच में, अगस्टन एज के बीच में और रोमांटिक एज के बीच में। और ये क्यों है, क्योंकि अगस्टन वैल्यूज़ के अगेंस्ट रिएक्शन पैदा हो गई, सटायर के खिलाफ, रेशनलिज्म के खिलाफ, ठीक है। और अब जो है बददिल हो गए थे राइटर्स, जो चाहे उसमें पोइट्स हों, चाहे उसमें नॉवलिस्ट हों, कोई भी हो, वो बड़े बददिल हो गए थे और वो बड़े तंग हो गए थे इन सारी चीज़ों से, ये जो सटायर है और रेशनैलिटी है, तो इन चीज़ों को वो छोड़ना चाहते थे। इन्होंने छोड़ के फिर ये नई चीज़ों को अपनाया, जिसमें सेंटिमेंटलिज्म है, सेंसिबिलिटी है, अनकैनी है, ठीक है, गोथिक है, जिसमें मोर्टैलिटी और इमोर्टैलिटी पे जो है गौर फिक्र किया गया। तो इन चीज़ों पे फिर लोग राइटर्स ने काम किया, नए नए थिंकर्स को जो है वो पढ़ा, जैसे कि गोथे को पढ़ा, स्केलर को पढ़ा, स्केलेगल को पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई और आस्ता आस्ता फिर रोमांटिसिज्म हमारे पास स्टार्ट हो गया फ्रॉम 1798। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।